बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मैं भी दूसरे लोगों की तरह इन चीज़ों पर यकीन नहीं रखता था, और जब भी कोई दोस्त मुझे इन चीज़ों के बारे में बताता तो मैं इसका मजाक उड़ाया करता था, और मैं इसको कहता तुम बहुत ही डरपोक हो। और फिर एक बार मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक बार मैं दोस्तों के साथ सिनेमा गया और 9 से 12 का शो देखा, और सब दोस्त सिनेमा से बाहर निकल आए और अपने अपने घरों की तरफ चलने लगे। दिसंबर का महीना था, सर्दी बहुत ही ज़्यादा थी और धुंध इतनी शदीद थी कि हद निगाह सिर्फ 10 कदम ही रह गई थी। इसके बाद हम सब ने अपनी अपनी बाइक से स्टार्ट की और वहाँ से एक साथ घर की तरफ चल दिए। अभी कुछ दूर ही गए थे कि एक दोस्त बोला, यार सड़क बिल्कुल खाली है, कोई ट्रैफिक नहीं और ना ही कोई रोकने वाला है, तो क्यों न रेस हो जाए, देखते हैं कि मोहल्ले में सबसे पहले कौन पहुंचता है। ये सुनकर बाकी दोस्तों ने कहा, तो चलो फिर आज देख लेते हैं किस में कितना दम है। ये कहकर सब ने अपनी अपनी बाइक्स की स्पीड तेज़ कर ली और देखते ही देखते धुंध में गायब हो गए। मैंने आम सी जैकेट पहन रखी थी और मैंने हाथों में दस्ताने भी नहीं पहने हुए थे, जिसकी वजह से मुझे बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रही थी। इस वजह से मैंने अपनी बाइक की स्पीड आहिस्ता कर ली, क्योंकि मैं सर्दी से कांपने लग गया था। इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा स्लो हो गया था। अब पूरी सड़क वीरान थी और मैं अकेला ही इस सड़क पर पागलों की तरह जा रहा था, और अब मैं बहुत परेशान हो रहा था क्योंकि सड़क पर बहुत सन्नाटा था और बहुत ही देर बाद कोई एक आध गाड़ी या बाइक पास से गुजर जाती और इसके बाद सड़क फिर से वीरान हो जाती। मैं चुपचाप बस चलता जा रहा था और ऐसी खामोशी थी कि मुझे सिवाय मेरी बाइक की आवाज़ के और किसी की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी, और मैं चलते चलते एक मोड़ पर जाकर रुक गया। ये एक शॉर्टकट रास्ता था। ये सड़क बांसों वाली सड़क के नाम से मशहूर थी, क्योंकि इस सड़क के दोनों अतराफ में बांसों के बड़े बड़े दरख्त लगे हुए थे, और दोनों अतराफ के दरख्त इस तरह इस सड़क पर झुके हुए थे कि जैसे इस सड़क पर किसी ने बांसों की छत डाली हो, और सूरज की रोशनी भी बहुत कम ही इस सड़क पर पड़ती थी। बस यूँ समझ लो, ये सड़क एक बहुत बड़ी सुरंग की तरह थी जो दरख्तों से पूरी तरह ढकी हुई थी। मैंने सोचा अगर मैं बांसों वाली सड़क से जाऊं तो जल्दी ही अपने दोस्तों तक पहुंच जाऊंगा, क्योंकि मेरे दोस्तों को जाना तो धर्मपुरा ही है और वो सीधा माल रोड की तरफ से धर्मपुरा जाएंगे और मैं इनके पास पहुंच जाऊंगा। लेकिन इसके साथ साथ मैं थोड़ा घबरा भी रहा था, क्योंकि ये सड़क पहले ही अजीबोगरीब वाक़यात से बहुत बदनाम थी, और बहुत से लोगों से मैंने इस सड़क के बारे में सुना था कि इस रास्ते पर बहुत सी हवाई चीज़ों का बसेरा है, और इनका ये भी कहना था कि जो भी रात 7 बजे के बाद इस सड़क से गुजरता इसके साथ ज़रूर कुछ अनहोनी हो जाती है। और काफ़ी लोग तो इस सड़क से दिन के वक्त भी नहीं गुजरते थे, क्योंकि वो इस सड़क को लेकर बहुत डरे हुए थे, क्योंकि इस सड़क के दोनों अतराफ में कोई आबादी नहीं थी, बस कुछ जंगल नुमा झाड़ियाँ और बांस के दरख्त ही थे। बस कुछ दूर जाकर एक साइड पर पुराना सा कॉलेज था, पर इस कॉलेज में जाने का रास्ता भी नहर वाली साइड पर था, यानी इस सड़क पर सिर्फ कॉलेज की दीवार ही थी, और रात 7 बजे के बाद यहाँ से कोई नहीं गुजरता, जबकि मैं तो तकरीबन 1 बजे के करीब इस सड़क पर खड़ा था। फिर मैंने सोचा, यार मैं तो ऐसे ही डर रहा हूँ, लोगों का क्या है, लोग तो ऐसे ही सुनी सुनाई बातों पर यकीन कर लेते हैं, जबकि मेरे नज़दीक ये सिर्फ अफवाहें ही हैं। ये सोचकर मैं इस सड़क पर चल पड़ा और आहिस्ता आहिस्ता बाइक चलाता हुआ आगे बढ़ने लगा। इस सड़क पर धुंध और भी ज़्यादा थी, बस बाइक की लाइट में ही थोड़ा बहुत नज़र आ रहा था। मैं अभी थोड़ा दूर ही गया था कि मुझे ऐसे लगा कि सड़क के बाएं तरफ कोई सफ़ेद कपड़े पहनकर खड़ा है, लेकिन मुझे साफ दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने बाइक की स्पीड बिल्कुल कम कर ली और थोड़ा और आगे गया और बाइक की लाइट इसकी तरफ की तो देखा कि एक बहुत ही खूबसूरत और दिलकश सफ़ेद लिबास पहने एक औरत खड़ी है। इसके काले घुंघराले लंबे लंबे बाल थे जो कि इसने खुले छोड़े हुए थे, और इसका चेहरा बहुत ही पुरकशिश और ख़ूबसूरत था, और इसने बहुत सारी ज्वेलरी पहन रखी थी। ऐसा लग रहा था कि ये किसी अमीर घर से ताल्लुक़ रखती है। और फिर मैंने सोचा कि यार रात का 1 बज रहा है और ये औरत इस टाइम यहाँ क्या कर रही है, या ये भी हो सकता है कि ये कोई 2 नंबर औरत है जो कि रात को धंधा करने निकली है, या फिर ये कोई डाकुओं के साथ मिली हुई औरत होगी जो लिफ्ट लेने के बहाने लोगों को लूट लेती होगी, और इसके साथी भी यहाँ आसपास ही छुपे होंगे। मैंने बाइक की स्पीड और ज़्यादा स्लो कर ली
اور میں بہت دھیرے دھیرے یہ سب سوچتا ہوا اس کی طرف بڑھ رہا تھا، اور جب اس کے اور میرے بیچ صرف 10 قدم کا فاصلہ رہ گیا تو میں نے بائک سڑک کے دائیں طرف کر لی اور روک لی، جبکہ وہ سڑک کے بائیں طرف کھڑی تھی۔ میں نے سوچا اگر میرے ساتھ کچھ بھی برا ہونے لگے گا تو مجھے بھاگنے میں آسانی رہے گی، اس وجہ سے بائک میں نے سٹارٹ ہی رکھی اور دور سے ہی بائک پر بیٹھے اس کو پوچھا کون ہو تم؟ اس نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے سوچا شاید اس کو میری آواز سنائی نہیں دی۔ میں نے 4 قدم بائک اور آگے لے لی اور پھر تھوڑا اونچی آواز میں کہا کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ لیکن اس نے پھر سے کوئی جواب نہ دیا۔ اب میں تھوڑا گھبرانے لگ گیا تھا، کیونکہ میں سوچ رہا تھا کہ یہ جو مجھے جواب نہیں دے رہی اس کا مطلب ضرور کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہے۔ اس کے ساتھ میں ادھر ادھر بھی دیکھ رہا تھا کہ کہیں اس کے ساتھی تو نہیں آ رہے۔ میں نے آخری بار اونچی آواز میں کہا دیکھو اگر تم نے اب بھی جواب نہ دیا تو میں پھر جانے لگا ہوں۔ تو اس نے اچانک سے رونا شروع کر دیا اور روتے ہوئے بولی میں بہت ہی مشکل میں ہوں۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ اپنے رشتہ داروں کی شادی کی تقریب سے واپس آ رہی تھی کہ اچانک سے ہماری بائک پنچر ہو گئی اور ہم پیدل چل رہے تھے۔ تو میرے شوہر نے مجھ سے کہا تم یہاں رکو، میں جلدی ہی کہیں سے پنچر لگوا کر آتا ہوں۔ اور میں تب سے یہاں کھڑی ہوں، پر میرا شوہر ابھی تک لوٹ کر نہیں آیا اور اس سنسان جگہ پر مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، کہیں کوئی چور ڈاکو مجھے کوئی نقصان نہ پہنچا دے، اور اس وجہ سے مجھے بہت رونا آ رہا ہے۔ اس کی باتیں سن کر میرے دل میں رحم آ گیا اور میں بائک سے اتر کر اس کی طرف گیا اور میں نے کہا دیکھیں آپ روئیں مت، مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا شوہر کس طرف گیا ہے؟ تو اس عورت نے دھرم پورہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا وہ ادھر کی طرف گئے ہیں۔ تو میں نے اس عورت سے کہا اگر آپ کو برا نہ لگے تو آپ میرے ساتھ بیٹھ جائیں، میں آپ کو دھرم پورہ اتار دوں گا، پھر آپ ادھر سے اپنے گھر چلی جانا، کیونکہ دھرم پورہ میں اس ٹائم بھی رکشہ وغیرہ مل جائے گا، اور ویسے میں بھی دھرم پورہ ہی جا رہا ہوں۔ اس عورت نے اپنی آنکھوں سے آنسو پوچھتے ہوئے کہا آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ مجھے بس رکشہ تک لے جائیں، آگے میں خود ہی چلی جاؤں گی۔ میں واپس بائک کی طرف گیا اور بائک اسٹارٹ کر کے اس کے پاس لے گیا اور وہ بائک پر بیٹھ گئی اور ہم وہاں سے چل پڑے۔ اس کے بیٹھتے ہی اچانک مجھے بہت زیادہ ٹھنڈ لگنے لگی اور میں بہت کانپتے ہوئے بائک چلا رہا تھا۔ ہم دونوں بالکل خاموش تھے، لیکن میں بہت خوش تھا کہ میرے ساتھ بہت خوبصورت عورت بیٹھی ہوئی ہے اور ایسے میں اس سے دوستی کرنے کا موقع بھی مل جائے گا اور ہو سکتا ہے کہ یہ بیسٹ فرینڈ بن جائے۔ تو میں نے سوچا کہ اس سے کوئی بات چیت ہی کر لوں۔ میں نے اس کو اپنے بارے میں بتایا کہ میرا نام یہ ہے اور ہم فلاں جگہ رہتے ہیں اور آج میں فلاں فلم دیکھ کر آیا ہوں، لیکن وہ خاموشی سے بیٹھی میری باتیں سنتی رہی، پر اس نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی۔ اب میں سوچ رہا تھا کہ شاید اس نے مجھے کوئی گھاس نہیں ڈالی، تو میں کچھ دیر کے لیے واپس چپ ہو گیا اور خاموشی سے بائک چلاتا رہا۔ اور تھوڑی دیر کے بعد میں نے اس سے پوچھا آپ کا نام کیا ہے اور آپ کہاں رہتی ہو؟ لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں آگے دیکھتے ہوئے اس سے ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا، پر اس نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی۔ اب میں سوچ رہا تھا کہ شاید اس نے مجھے کوئی گھاس نہیں ڈالی، تو میں کچھ دیر کے لیے واپس چپ ہو گیا اور خاموشی سے بائک چلاتا رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے اس سے پوچھا آپ کا نام کیا ہے اور آپ کہاں رہتی ہو؟ لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں آگے دیکھتے ہوئے اس سے ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا، پر اس نے میرے ساتھ پھر سے کوئی بات نہ کی۔ اب مجھے اس پر غصہ آ رہا تھا۔ میں سوچ رہا تھا لگتا ہے یہ اپنی خوبصورتی پہ بہت زیادہ گھمنڈ کر رہی ہے اور مجھے نظر انداز کر رہی ہے۔ میں نے کہا دیکھو میں نہیں جانتا کہ تم میری بات کا جواب کیوں نہیں دے رہی، لیکن کچھ تو بات کریں، مجھے لگتا ہے کہ میں خود سے باتیں کرتا جا رہا ہوں۔ تبھی کسی نے مجھے خوفناک آواز میں غصے سے کہا چپ چاپ آگے دیکھ کر چلو ورنہ پچھتاؤ گے۔ میں چونک گیا اور اب میں تھوڑا سا ڈرنے لگا، کیونکہ میں سوچ رہا تھا کہیں یہ غصے میں آ کر میرے اوپر کسی قسم کا الزام نہ لگا دے۔ لیکن میں نے پیچھے نہیں دیکھا۔ میں نے بائک تیز کر لی، پر وہ سڑک ختم ہی نہیں ہو رہی تھی، اور جب میں نے غور کیا تو بائک ابھی بھی بالکل سلو تھی، جبکہ میں اس کو چوتھے گیئر میں فل تیز چلا رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے بائک پر کسی نے بہت زیادہ وزن رکھ دیا ہو، اور یہ سب دیکھ کر میں اب پوری طرح گھبرانے لگا، کیونکہ میں ابھی آدھی سڑک پر بھی نہیں جا پایا تھا، جبکہ پوری سڑک صرف 2 کلومیٹر کی تھی۔ میں پوری طرح سے بائک کو بھگانے کی کوشش کر رہا تھا۔
इतने में मेरे पीछे से ज़ोर ज़ोर से सांस लेने की आवाज़ सुनाई देने लगी, जैसे मेरे कान के पास ही कोई तेज़ी से सांस ले रहा है। मेरे रोंगटे खड़े होने शुरू हो गए। अब मैं कुछ समझ गया था कि मेरे साथ कोई औरत नहीं है बल्कि कुछ और ही है। इतने में इस औरत ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और अचानक से मेरे जिस्म के रोंगटे खड़े हो गए। मैंने डरते हुए जब अपने कंधे पर नज़र डाली तो मुझे अजीब सा बड़े बड़े नुकीले नाखून वाला काला सा हाथ दिखाई दिया और वो आहिस्ता आहिस्ता मेरी गर्दन की तरफ बढ़ने लगा और मेरे पीछे से एक खौफनाक हंसी की आवाज़ आने लगी। वो हंसी ऐसी थी कि इसके आगे मेरी बाइक की आवाज़ भी दब गई और बाइक जैसे किसी जगह में फंस गई थी। इसके टायर तो घूम रहे थे पर बाइक एक ही जगह खड़ी थी। तभी किसी ने पीछे से मेरे दूसरे कंधे पर अपना मुंह रख दिया। मैं डर से थर थर कांपने लगा। अभी मैं बाइक से गिरने ही वाला था कि पता नहीं कैसे मैंने हिम्मत करके ज़ोर ज़ोर से कलमा पढ़ना शुरू कर दिया और ऐसा करते ही मेरे पीछे से एक खौफनाक चीख की आवाज़ आई। मैंने कांपती हुई गर्दन से पीछे देखा तो मेरे साथ एक बहुत भयानक शक्ल वाली औरत बैठी हुई थी। इसकी शक्ल पूरी तरह काली, लेकिन इसकी बड़ी बड़ी सफ़ेद आंखें थीं जो रात में लाइट की तरह रोशन थी और इसने एक हाथ मेरी गर्दन पर रखा हुआ था और दूसरे हाथ से एक दरख्त को पकड़ा हुआ था जो काफ़ी दूर था और शायद इसी वजह से बाइक आगे नहीं जा रही थी। ये सब देखकर मेरा जिस्म बिल्कुल बर्फ़ की तरह ठंडा पड़ गया। मैं और ज़्यादा ऊंची आवाज़ में कलमा पढ़ने लगा और इसने मेरी गर्दन को छोड़ दिया और मैंने जल्दी से कलमा पढ़ते हुए बाइक को पूरी तरह रेस दी तो वो औरत बाइक से नीचे गिर गई और अचानक से बाइक फुल स्पीड से आगे बढ़ने लगी और बिल्कुल हल्की हो गई। मैंने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा और 5-6 मिनट में ही धर्मपुरा के चौक में जा पहुंचा और बिना रुके ही घर चला गया। अब वो चीज़ कहाँ तक मेरे पीछे भागी होगी मुझे कुछ पता नहीं, बस इतना पता है कि इस दिन मुझे फ़ौरन से बहुत तेज़ बुखार हो गया था और इस दिन के बाद मैंने दोबारा किसी का भी मजाक नहीं बनाया क्योंकि मैं जान चुका हूँ कि वाकई में हवाई चीज़ें होती हैं। दोस्तों, आपको हमारा आज का ये वाक़या कैसा लगा? अगर आपको ये वाक़या पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपके पास भी ऐसा कोई इंटरेस्टिंग वाक़या या हॉरर वाक़या है जो आपकी आप बीती है तो आप हमें ज़रूर सेंड कीजिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पे। अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।